हेलो फ्रेंड्स, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके सामने बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ। पिछले विषय में मैंने चर्चा किया था कि मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक परिवार के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और किस जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। आज मैं पुनः बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसके बाद का है ये पैट्रियार्कल फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार के क्या गुण हैं, क्या विशेषता है और मातृसत्तात्मक परिवार में कौन कौन से जनजाति आते हैं और उनमें यह व्यवस्था क्यों पाई जाती है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। इन तमाम विषय वस्तु बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्कल फैमिली, पितृसत्तात्मक परिवार के गुण एवं परिभाषा विशेषता। तो पितृसत्तात्मक परिवार, जैसा कि ये शब्द है, शब्द से ही पता चलता है कि ये पितृसत्तात्मक परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें परिवार की सत्ता एवं नियंत्रण शक्ति पिता के हाथों में होती है अथवा पुरुष सदस्य के हाथों में होती है। ऐसे परिवार को पितृसत्तात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। साधारण सा परिभाषा है। अब इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पितृसत्तात्मक परिवार में किस किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। मैंने पहला बिंदु लिखा है कि पितृसत्तात्मक परिवार में वंश एवं गोत्र का नाम पितृपक्ष से चलता है। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गोत्र का क्या तात्पर्य है। गोत्र जनजातियों में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि उनके गोत्र की उत्पत्ति टोटम से हुई है। मैंने पहले भी इस बात पर बोला है। और जनजातियों में समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। प्रायः सभी जनजातियों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। एक समान गोत्र में विवाह अथवा किसी प्रकार का यौन संबंध संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त आधुनिक समाज में भी, हिंदू समाज में भी, अन्य समाजों में भी गोत्र में विवाह करना यौन अपराध के रूप में देखा जाता है। खैर, इसकी आगे चर्चा करेंगे। वंश एवं गोत्र का नाम पितृपक्ष से चलता है। कहने का मतलब है कि वंश एवं गोत्र, जो पिता का गोत्र होगा, जो उसके पिता का गोत्र होगा या उसके भी पिता का गोत्र होगा, वही गोत्र उसके आने वाले वंशजों को प्राप्त हो। वंश एवं गोत्र का नाम पितृपक्ष से चलता है, यानी पिता की ओर से चलता है, यानी पुरुष परिवार के पुरुष सदस्य की ओर से चलता है। नंबर 2 में मैंने लिखा है बच्चों को पिता से गोत्र एवं वंश प्राप्त होते हैं। जब किसी पुरुष की शादी होती है तो उसकी पत्नी का गोत्र अलग होता है, कि जब वो पत्नी अपने पति के घर चली आती है और उससे जो उस पुरुष को बच्चे प्राप्त होते हैं, उसका भी गोत्र पिता के गोत्र से ही माना जाता है और उसी गोत्र का सदस्य होता है। नंबर पॉइंट 3 है पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा माता से उच्च होती है। पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा माता से उच्च होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि माता की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता का स्थान ऊंचा होता है, इसीलिए उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी माता से अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। क्लियर है? अब 4 नंबर हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। विवाह के पश्चात पत्नी को पति के घर आकर रहना पड़ता है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था मातृसत्तात्मक फैमिली में विवाह के पश्चात स्त्री पुरुष को स्त्री के घर आकर रहना पड़ता है, लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार में ऐसा नहीं।
पितृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, विवाह के पश्चात पत्नी को पति के घर आके रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। ठीक है ना? संपत्ति का अधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। लेकिन इस बिंदुओं पर संस्कृति संपर्क का वर्तमान में प्रभाव है, संवैधानिक प्रभाव है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से के अनुसार वर्तमान में संपत्ति में स्त्रियों को भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ये तो संवैधानिक है, लेकिन प्रथा एवं परंपरा के रूप में ऐसा होता है कि ऐसा देखा जाता है। मैं इस चीज़ को जोर देकर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। संविधान कहता है कि सभी का बराबर अधिकार है, हर चीज़ में सभी को मौलिक अधिकार भी प्राप्त है बराबर। लेकिन प्रथागत रूप से ऐसा है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का ही अधिकार होता है। अगर कोई स्त्री चाहती है तो उसे भी ये अधिकार प्राप्त हो जाता है, संवैधानिक अधिकार है, इसलिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह चूँकि किताबी बातें हैं, किताबी बातों को लिखना है और साथ में उस पर संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव है ये भी लिखना है कि संस्कृति संपर्क के कारण, संवैधानिक स्थिति के कारण वर्तमान में पुत्रियों को पिता के संपत्ति में अधिकारी माना गया है। ये बातें सामाजिक एवं पारिवारिक उपाधि भी पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। कोई सामाजिक उपाधि रहता है, कोई पारिवारिक उपाधि है कि घर का मुखिया कौन है, घर का संचालन कौन करेगा, इस प्रकार की कोई उपाधि है, वो पिता के पश्चात पुत्र को प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, पितृसत्तात्मक परिवार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से भी सुनिए क्या कि पितृसत्तात्मक परिवार में पिता की बहन यानी बुआ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के लिए, उस परिवार के बच्चों के लिए आवश्यक होता है वह अपने बुआ का कहना निश्चित रूप से माने। अपने निश्चय में, अपने महत्वपूर्ण निर्णय में बुआ की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रथा को पितृसोश्रय प्रथा, एमिटेट के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि पितृसत्तात्मक परिवार में पितृसोश्रय प्रथा पाई जाती है। इसके विपरीत पिछली बार हम लोग पढ़े कि मातृसत्तात्मक में मातुले प्रथा पाई जाती है, जहाँ पे बच्चों के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने मामा के कहना माने, अपने निर्णय में मामा की भूमिका दे। मामा का जो संपत्ति है भांजा उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। मातुले प्रथा का यह विशेषता है। इसके विपरीत जो पितृसोश्रय प्रथा है, इसको अंग्रेजी में एमिटेट के नाम से जाना जाता है, इसमें बच्चों से आशा करती है कि पिता की बहन यानी बुआ का उखाना माने, उसको महत्वपूर्ण भूमिका दे, उसके आज्ञा को महत्वपूर्ण समझे, ऐसी बच्चों से आशा की जाती है। लिखा है परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में बुआ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाज में भी ऐसी बातें हम लोग देखते हैं कि जो पितृसत्तात्मक परिवार है वहाँ पे बुआ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये जनजातीय समाज की बात नहीं है, लगभग सभी समाजों में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है व्यवहारिक रूप से। उसी प्रकार से मातृसत्तात्मक परिवार में जहाँ माता महत्वपूर्ण है, माता के हाथों में नियंत्रण शक्ति है, वहाँ पर मामा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आधुनिक समाज में ऐसी बातें हैं। ऐसी नहीं, बात नहीं है कि ये बातें सिर्फ जनजातीय समाज में पाई जाती है। अंतिम एक पॉइंट है, यहाँ पर जगह नहीं था, नहीं लिख पाए हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि धार्मिक क्रियाकलाप एवं संस्कारों का निर्वहन, परिवार में अगर कोई धार्मिक क्रियाकलाप होता है, कोई संस्कारों का निर्वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का निर्वहन सिर्फ पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाता है।
ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं घर में जिसमें महिलाओं की भूमिका होती है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका पुरुष सदस्य के द्वारा किया जाता है। तो इन विशेषताओं के आधार पर, ये जो 8 विशेषताओं का मैंने अभी चर्चा किया है, इन 8 विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि पितृसत्तात्मक परिवार पितृवंशीय होने के साथ साथ पितृस्थानिक होता है। इसलिए परीक्षा में अगर पितृसत्तात्मक परिवार का परिभाषा पूछता है तो पितृसत्तात्मक परिवार का परिभाषा वही होगा जो पितृवंशीय परिवार का परिभाषा है या पितृस्थानिक परिवार का परिभाषा है। पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं वही होगी जो पितृवंशीय परिवार की विशेषताएं होगी एवं पितृस्थानिक परिवार की विशेषताएं होगी। निष्कर्ष निकलता है पितृसत्तात्मक परिवार पितृवंशीय होने के साथ साथ पितृस्थानिक होते हैं। अब उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार आप जानते हैं पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक होता है और उसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती है जो जिसकी चर्चा हम लोग जनजातीय परिवार की ओर चलते हैं। संथाल जनजाति भी पितृसत्तात्मक परिवार है जहाँ गोत्र को पारिस के नाम से जाना जाता है और समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है। इनकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है, इनमें टोटम संबंधी विश्वास पाया जाता है। ये गोत्र, मैंने भी गोत्र शब्द बोला है, गोत्र पारिस बोला है। कौन सा है? किस्कू है, मुर्मू है, टुड्डू है, हेम्ब्रम है, सोरेन है, मरांडी है, बास्ते है, चौड़े है, पावरिया है, बेदिया और हास्ता है। संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह विश्व की सबसे सभ्य जनजाति भी है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसमें पाए जाते हैं। इनकी संस्कृति भी विश्व की सभी जातियों से उच्च मानी जाती है, सभी जनजातियों से उच्च मानी जाती है। बिहार की है संथाल परगना, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा आदि मुंगेर प्रमंडल में पाए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से संथाल जनजाति पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृवंशीय भी है एवं पितृस्थानिक। कुछ अभी मैं 2 ऐसे जनजातीय परिवार की चर्चा करूंगा जो पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ बहुपत्नी विवाहित परिवार है। पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ बहुपत्नी विवाहित परिवार है, मल्टी वाइफ फैमिली है, है। कौन कौन सा है? इसकी चर्चा बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा के बिना पितृसत्तात्मक परिवार की परिभाषा अपूर्ण मानी जाएगी। याद रखिए, वर्तमान में नागा जनजाति आपने सुना होगा, भारत के उत्तर नागा जाति भारत के उत्तर पूर्वी भागों में पाई जाती है और युगांडा की बगांडा जनजाति, इन दोनों में पितृसत्तात्मक होने के साथ साथ बहुपत्नी विवाहित परिवार है। अब कारण देखेंगे, क्या कारण बहुपत्नी विवाहित होने के, क्या कारण? नागा जनजाति की चर्चा करते हैं। बहुपत्नी विवाहित परिवार के कारण उस पर चर्चा हो रही है। नागा जनजाति को लेकर, नागा जनजाति बहुपत्नी विवाही है। कई लोग उनमें एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। नागा जाति में जो समृद्ध है, जो मुखिया है, वो एक से अधिक पत्नी निश्चित रूप से रखते हैं, क्योंकि उनमें अधिक पत्नियों को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। जो अधिक पत्नी रखता है उसे उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त रहती है। इसके अतिरिक्त नागा जनजाति में
ऐसी मान्यता है। एक विशेष प्रकार के भोजन पाया जाता है, एक विशेष प्रकार के भोजन करते हैं, प्रथा एवं परंपरा के रूप में वो भोजन चलता है उनके यहाँ, और जिससे उनमें काम शक्ति अधिक पाई जाती है, इसलिए वे अधिक से अधिक पत्नियों को रखते हैं। ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक आधार है एक से अधिक पत्नियों को रखना। पुरुषों में नवीनता की चाह होती है, इस नवीनता की चाह को पूरा करने के लिए वे एक से अधिक पत्नियों को रखते हैं, एक से अधिक शादी करते हैं। अब आगे चलते हैं युगांडा की बागांडा जनजाति। युगांडा की बागांडा जनजाति में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसी स्थिति में एक बागांडा जनजाति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करती है, और उनमें भी एक से अधिक स्त्रियों को रखना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। उनके यहाँ ऐसा रिवाज है, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, कम से कम 2 पत्नी तो निश्चित रूप से रखेगा। तो मैंने अभी चर्चा किया हूँ नागा जनजाति, युगांडा के बागांडा जनजाति, ये दोनों ही जनजाति उन्हें बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। एक कारण और है बहुपत्नी विवाह के, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनजातियों में इसी प्रथा पाई जाती है। हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, अन्य समाजों में भी इस प्रकार की प्रथा धड़ल्ले से वर्तमान में चल रही है। हालांकि यह कानूनी रूप से सही नहीं है, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से हिंदू मैरिज के हिसाब से यह ठीक नहीं है, लेकिन सामाजिक मान्यता प्राप्त लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कारण क्या है? कारण है प्रथम पत्नी से अगर संतान प्राप्त नहीं होता है अथवा पुत्र प्राप्त नहीं होता है, तो पुत्र की चाह में अथवा संतान होने की चाह में लोग दूसरा विवाह करते हैं। और ऐसी विवाह के लिए क्या करते हैं? अपने पत्नी की जो उसकी छोटी बहन है, अगर व्यस्क है, उससे विवाह करने की प्राथमिकता देते हैं। और यह प्रथा एवं परंपरा के रूप में लोग इसे मानसिक रूप से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इसको सही मानते हैं। संस्कृति संपर्क का प्रभाव है इस पर रोक लगी है। लोग ऐसा करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस पर प्रतिबंध लग जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन लोग सामाजिक रूप से प्रथा परंपरा के रूप में इतने मानसिक रूप से ये हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं, उसको मान लेते हैं। उनको लगता है ये सही है। अगर उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ पुत्री है, तो अगर प्रथम पत्नी से सिर्फ पुत्र प्राप्त, लड़का प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़की है, तो वे आसानी से उसके बहन का, जो कि व्यस्क बहन अगर है, उसको आसानी से उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पत्नी बना ले रहे हैं। यहाँ तक कि लड़की पक्ष के जो माता पिता है, वे भी इस चीज को सही मान करके उसे अपनी लड़की का शादी ब्याह कर रहे हैं। तो यह प्रथा एक कुप्रथा के रूप में है, इस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। और ऐसी मानसिकता से एक बहुत समाज में कुरीति फैलती है। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक प्रावधान में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रथाएं परंपरा के रूप में इसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे है बहुपत्नी विवाह के कारण पर चर्चा किए। एक पॉइंट और है कि जनजातीय जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, प्राकृतिक होता है, क्योंकि उनका आवास, उनका रहन सहन जंगल अथवा उसके आसपास का क्षेत्र होता है, और उनका संपूर्ण क्रियाकलाप किसी न किसी रूप में प्राकृतिक होता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, जंगल पर निर्भर करता है, वहाँ के आसपास जो भी उपलब्ध आर्थिक संसाधन है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए उनका जीवन अधिक संघर्षमय होता है। इस संघर्षमय जीवन में उनको सहायता प्राप्त करने के लिए
अधिक से अधिक घर में श्रम संसाधन उपलब्ध होने के उद्देश्य से एक से अधिक पत्नियों को रखने का रिवाज पाया जाता है। एक कारण यह है। तो मुख्य रूप से 5 कारण पर हम लोग चर्चा किए हैं। स्त्रियों की संख्या में अधिकता, जैसे बगंडा जनजाति में स्त्रियों की संख्या पुरुष से 3 गुना अधिक है, जिससे कि बहुपत्नी विवाह का प्रोत्साहन मिलता है। नागा जनजाति, उनमें सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है एक से अधिक से पत्नियों को रखना। काम वासना का अधिक होना, नागा जनजाति एक विशेष प्रकार के भोजन के कारण उनमें काम वासना अधिक पाई जाती है, जिस कारण से एक से अधिक पत्नियों से वे पत्नियों को रखते हैं। जनजातीय जीवन संघर्षमय होने के कारण भी एक से अधिक पत्नियों का प्रोत्साहन मिलता है। मनोवैज्ञानिक कारण है, पुरुष कुल में नवीनता की चाह पाई जाती है, इस कारण से वे एक से अधिक पत्नियां रखते हैं। प्रथम पत्नी द्वारा संतान प्राप्त नहीं होने की दशा में दूसरे लड़कों का वर्ण किया जाता है। ये हिंदू समाज भी इससे अछूता नहीं है, अपना वर्तमान हिंदू समाज भी इस मानसिकता से ग्रसित है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग समाजों में अलग अलग कारणों से बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। अब चर्चा करेंगे बहुपत्नी विवाह के गुण एवं दोष। बहुपत्नी विवाह के गुण क्या हो सकते हैं? घर में जब एक से अधिक पत्नियां होंगी, श्रम संसाधन होगा तो क्या होगा? श्रम विभाजन में सहायता प्राप्त होगी। सभी काम अच्छे ढंग से होंगे, सभी काम का बंटवारा कर दिया जाएगा, सभी काम समय पर होगा, ससमय होगा। साथ ही पालन पोषण बच्चों का अधिक अच्छे तरीके से हो सकता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है, धनी एवं उच्च आसीन व्यक्ति बहुपत्नी विवाह करते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके यहाँ शादी होती है उनका भरण पोषण आसानी से होता है, उनको जो है सो पोषण अच्छा से हो पाता है, उनको संतुलित आहार प्राप्त होता है। तो अब है आगे दूसरा पॉइंट है दुष्परिणाम। परिणाम क्या होता है? जहाँ लाभ है तो वहाँ हानि भी तो है, जहाँ पे गुण है वहाँ पे दोष भी। अधिक पत्नी से होने से क्या होता है? परिवार में ईर्ष्या, द्वेष, कलह की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि होगा ही, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। उचित रूप से स्त्रियों पर नियंत्रण नहीं रखने पर पुरुष का जीवन ही विघटित हो जाता है। अगर स्त्रियों पर उचित रूप से नियंत्रण नहीं रखा गया, अगर नहीं हो पाए, पुरुष का जीवन क्या होगा? विघटित हो जाएगा। बच्चों की संख्या अधिक हो गई, संसाधन अगर कम है, तो ऐसी अवस्था में भी आर्थिक दशा खराब होने की संभावना रहती है। बहुपत्नी विवाह के दोष हैं, गुण हैं, कारण हैं। पितृसत्तात्मक परिवार जब चर्चा हम करते हैं तो वहाँ पे बहुपत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। ऐसा हम लोगों ने भी देखा है। अब हम लोग चर्चा करें, हम पहले भी चर्चा की संस्कृति संपर्क। संस्कृति संपर्क एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ संपर्क आने पर और उसका प्रभाव होने पर दूसरे संस्कृति, यही संस्कृति संपर्क। मान लीजिए परीक्षा में पूछा जाता है पितृसत्तात्मक परिवार पर एवं संस्कृति संपर्क, एक शॉर्ट नोट्स आ जाए। पितृसत्तात्मक परिवार एवं संस्कृति संपर्क या पितृवंशीय परिवार एवं संस्कृति संपर्क अथवा पितृस्थानिक परिवार एवं संस्कृति संपर्क। तीनों ही स्थिति में संस्कृति संपर्क का क्या प्रभाव है? किस प्रकार से संस्कृति संपर्क के कारण उनकी प्रथा, उनकी परंपरा या उसकी संरचना, पारिवारिक संरचना किस प्रकार से प्रभावित हुई, इसको लिखिए। 2-4-5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे।
हिंदू संयुक्त परिवार में हम क्या देखते हैं? हिंदू संयुक्त परिवार पहले था, अब वो किस संस्कृति संपर्क के कारण वह एकाकी परिवार में परिवर्तित हो? क्यों हो गया? पहले क्या था? पहले मनुष्य का आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूप से जहां पे रहता था उसके आसपास का क्षेत्र होता था अथवा कृषि होती थी और उसी से उसका संपूर्ण क्रियाकलाप संबंधित होता था। लेकिन औद्योगिकरण एवं संस्कृति संपर्क मतलब औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये निश्चित रूप से है। औद्योगिकरण में नगरीकरण, उसके बाद बाजारीकरण। तो जब औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जमीन कम हो गए, उनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाने लगा, तो संयुक्त परिवार की जो आर्थिक क्रियाकलाप था उसकी सीमा में भी कमी आ गई। अब उसके सदस्य उद्योग में काम करने लगे, उसके कारण बाहर रहने लगे, तो संयुक्त परिवार टूट के एकाकी परिवार में चला गया, एकाकी परिवार हो गया। तो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार के रूप में परिणत हो गया। महिलाओं की नंबर 2 है, महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन। पहले महिलाएं सिर्फ घर में काम करती थी, चौका बर्तन, खाना बनाना, ये सब काम करती थी। नारी शिक्षा हुआ, नारी आंदोलन हुआ, ये तमाम चीजें कहां से हुआ? अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण। तो महिलाओं की भूमिका में भी परिवर्तन हो गया। महिला की भूमिका क्या होगी? घर तक सीमित नहीं रहती, घर के आर्थिक क्रियाकलाप में उसकी भूमिका बढ़ गई। वो भी बाहर जाकर के नौकरी करने लगे, बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे। तो घर के आर्थिक क्रियाकलाप में उसकी भूमिका बढ़ गई और घर के जो अंदर का क्रियाकलाप था उसकी भूमिका में परिवर्तन हो गया। अगला पॉइंट चलते हैं, महिला के स्वेच्छाधारिता में बढ़ोतरी। चूंकि महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होती चली गई, औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजारीकरण के कारण महिलाएं भी समृद्ध होने लगी। समृद्ध होने के कारण वो जो करना चाहती थी, वो जो करना चाहती, जिस रूप में रहना चाहती, उसकी स्वेच्छाधारता में बढ़ोतरी हो गई। आगे चलते हैं। संयुक्त परिवार में प्रिय दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि संयुक्त परिवार एक अलग ही चैप्टर है। एंथ्रोपोलॉजी के, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, सामाजिक मानव विज्ञान में संयुक्त परिवार पर एक पूर्ण क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है। संयुक्त परिवार एवं संस्कृति संपर्क, ये लंबा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसमें पितृसत्तात्मक परिवार है और पितृसत्तात्मक परिवार में हिंदू संयुक्त परिवार की चर्चा हुई है, इसीलिए मैं उस पर थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ कि हिंदू संयुक्त परिवार पर अगर, या संयुक्त परिवार पर, या पितृसत्तात्मक परिवार पर अगर संस्कृति संपर्क का प्रभाव होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भूमिका में कैसा परिवर्तन हो जाता है। महिला, तो हम चर्चा कर रहे थे महिला के स्वेच्छाधारिता में बढ़ोतरी, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, देश आजाद हुआ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, तो महिला के संपत्ति को, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो गया। भारतीय संविधान में महिलाओं को अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। मौलिक अधिकार में भी है, राज्य के निजी निर्देशक तत्व में भी इस बात की चर्चा की गई है। बहुत सारी बातें हैं भारतीय संविधान में महिलाओं की स्थिति। एक पूर्ण क्वेश्चन है, मैं आगे जो है क्लास ले रहा हूँ उस पर, उसमें भारतीय संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति और इसका उपयोग लगभग सब जगह को होगा। सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बिना एंथ्रोपोलॉजी का ये नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसको जानना बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति है। जब भी महिलाओं की बात होगी, संस्कृति संपर्क की बात होगी,
जब ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव की बात होगी तो संवैधानिक अधिकार की चर्चा है, तो आप उन बातों को वहाँ पे लिखेंगे, ये सब्जेक्ट मैटर को उसमें इनपुट करेंगे, तब रिजल्ट के रूप में आपका आउटपुट मिलेगा। तो आज चर्चा करते हैं महिलाओं का संपत्ति में अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ है। पुरुषों के समान ही संवैधानिक अधिकार महिलाओं को प्राप्त है, मौलिक अधिकार। नारी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। महिलाओं को विशेष अधिकार भी प्रदान है। महिलाओं के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान क्या है? दहेज से संबंधित कोई आदमी घरेलू हिंसा नहीं कर सकता है, तलाक से संबंधित अचानक तलाक नहीं दे सकता है, उसको भी नियंत्रित किया गया है, विनियमित किया गया है। ये तमाम विशेष संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को है। तो मैं देख रहा हूँ पितृसत्तात्मक परिवार एवं संस्कृति संपर्क में औद्योगिकरण में नगरीकरण से के प्रभाव क्या पड़े हैं, अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, संविधान में जो प्रदत्त साधन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इन तमाम चीज़ों पर उसको चर्चा की गई है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संथाल जनजाति, कुछ जनजातीय समाज जो पितृसत्तात्मक समाज है, उस पर भी क्या संस्कृति संपर्क का प्रभाव पड़ा है। संस्कृति संपर्क के प्रभाव के कारण संथाल परगना में जो संथाल जनजाति निवास करते हैं, उनकी सामाजिक, उनके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अभी वर्तमान में सुन रहे हैं लव मैरिज की अधिकता हो गई, प्रथा था, परंपरा था, नहीं था, लेकिन लव मैरिज कर रहे हैं। जनजाति लोग भी लव मैरिज उनमें भी हो रहा है। हिंदू संयुक्त परिवार में भी लव मैरिज हो रहा है, मुस्लिम परिवार में भी मैरिज हो रहा है। मैं किसी ये नहीं कह रहा हूँ सभी कर रहे हैं, इसको कोई जातिगत या धार्मिक कॉमनर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब किताबी बातें हैं, ये जानना जरूरी है। वहाँ भी लव मैरिज हो रहा है। लगभग सभी धर्म संप्रदाय के लोगों में लव मैरिज जैसी प्रथा पाई जाती है। ये सभी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भूमिकाओं में परिवर्तन आ गया। ये सब संस्कृति संपर्क। जब संस्कृति संपर्क की चर्चा करेंगे वहां पर हम लोग ईसाईकरण, दूसरा पॉइंट औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव की चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। और उन प्रभावों के कारण उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलाप में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। धार्मिक क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन हुए? अपना जो उनका जो जनजातीय समाज था, जो प्रथाएं परंपरा पर जो देवी देवता को पूजते थे, तब कोई ईसाईकरण हो गया, उनके धार्मिक क्रियाकलाप में अंतर आ गया। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाकलाप जो कृषि थे, खेत की भूमि को बेच करके कल कारखाने खोल लिए, छोटा मोटा उद्योग करने काम करने लगे, आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर हो गया। इन तमाम चीजों को जानना जरूरी है। ये 5 प्रकार की भूमिकाएं संस्कृति संपर्क के प्रभाव में आकर के परिवर्तित हो जाती है, और ये लगभग किसी न किसी रूप में सभी धर्म, सभी जाति इसी इसमें प्रभावित है। पहले लोग नीचे बैठ करके खाना खाते थे, अब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। संस्कृति संपर्क का प्रभाव। जूता पहन के रसोई घर में नहीं घुसते थे, अब जूता पहन के रसोई घर में घुसते हैं। संस्कृति संपर्क का प्रभाव। उनकी भूमिका में परिवर्तन हो रहा है। पिताजी को पापा बोलने लगे, पापा से डैडी बोलने लगे, डैडी से डैड बोलने लगे, माँ से मम्मी हो गई, मम्मी से मॉम हो गई। ये सब संस्कृति संपर्क का प्रभाव है। तो संस्कृति संपर्क पर भी एक अलग सा चैप्टर है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग शुरू किए हैं आज
पितृसत्तात्मक परिवार की परिभाषा, पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं एवं पितृसत्तात्मक परिवार बहुपति विवाही परिवार होता है। सभी नहीं होते, मतलब नागा जनजाति और बगांडा जनजाति परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ कि पितृसत्तात्मक परिवार पितृवंशीय होते हैं, पितृस्थानिक होते हैं, एवं नागा जनजाति एवं युगांडा की बगांडा जनजाति जो है वो बहुपत्नी विवाही परिवार है। अब बहुपत्नी विवाही परिवार के क्या क्यों हुए, इसके क्या कारण है, तो मैंने आपको इसलिए बताया। इसके बाद गुण क्या है और दोष क्या है। और पितृसत्तात्मक परिवार पर संस्कृति संपर्क का प्रभाव हुआ और उस प्रभाव के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव पर उनकी भूमिकाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, इसको मैंने चर्चा की। अब आगे है कि दोस्तों बहुपत्नी विवाही, मल्टी वाइफ मैरिज, इस पर थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। मल्टी वाइफ मैरिज, बहुपत्नी विवाही, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो बहुपत्नी विवाही। ठीक है, पहले भी चर्चा की। अब इसमें दो बातें हैं, इसको दो रूप में विभाजित किया जा सकता है। एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह और दूसरा है स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह। अब एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह एकदम नाम जो शब्द है उसके अनुसार उसका परिभाषा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, बहुपत्नी विवाह, एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, बहुपत्नी। अब बहुपत्नी विवाह के प्रकार क्या है, इसके दो पहलू। एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह, कहने का मतलब है जब उसकी सभी पत्नियां एक ही पक्ष की, यानी सभी पत्नी आपस में बहन तो एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह माना जाता है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह। स्वतंत्र बहुपत्नी का विवाह का तात्पर्य है उसकी सभी पत्नी आपस में बहन नहीं है। एक पत्नी किसी और जगह से है, दूसरी पत्नी किसी और जगह से। ऐसी अवस्था को स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं आपके लिए इससे बेहतर वीडियो बना कर ला सकूँ। और एंथ्रोपोलॉजी के एक एक बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु को स्पष्ट करेंगे। मैं बिहार पटना से यशवंत कुमार जी